बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी आज हम चैप्टर नंबर 12 का लास्ट लेक्चर जिसमें हम कुछ इसके पास पेपर्स कर रहे होंगे और हमारा एक थ्योरेटिकल पार्ट भी थोड़ा सा रह गया, उसको भी कवर कर रहे होंगे। अच्छा एक काम करते हैं, पहले थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। अच्छा ज़रा एक बात को समझिए, टैक्स वाले को क्या लगे कि मिस्टर ए एसेट का मालिक है या मिस्टर बी एसेट का मालिक है। टैक्स वाले को तो उस एसेट से जो किराया आ रहा है वो या वो जो इनकम आ रही है उस पर टैक्स मिलना चाहिए। अच्छा ये असल इनका कंसर्न होता है कि मालिक है कौन, ताकि उस पर टैक्स लागू किया जाए। यार मेरी बात समझ आ रही है? सर एक मिसाल लीजिए कि एक मियाँ ने अपनी बीवी को दुकान दे दी किराए पर। एक मियाँ ने अपनी बीवी को दुकान दे दी और बीवी ने जो है बीवी के नाम वो दुकान हो गई, वो दुकान किराए पर थी। अब जो दुकान का किराया आएगा वो मियाँ की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा या बीवी की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? आप मेरा सवाल समझ गए? जाहिरन तो शौहर ने बीवी को दुकान दे दी, दुकान का किराया मियाँ की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा या बीवी की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? तो इसका जवाब है मियाँ की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। ट्रांसफर करने वाला, ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है। सर जी बात ये है, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन बट द एसेट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसफरर। कहने को ट्रांसफर तो दूसरे बंदे को कर दिया है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरर की ही रहती है। रेंटल इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द सीफेरर। सर वो कहता है रेंटल इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी जो है विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ट्रांसफरर, यानी शौहर ही उसके किराए पर टैक्स देने का मजाज होगा। FBI वाले शौहर को कहेंगे कि तुम इस दुकान का जो किराया है उस पर टैक्स अदा करो। दूसरी बात, अगर रिवोकेबल ट्रांसफर है, सर दो तरह की ट्रांसफर होती है, एक रिवोकेबल और एक इररिवोकेबल। रिवोकेबल का लफ्ज़ आपने लॉ में तो पढ़ा ही होगा, मैं कहता हूँ अगर नहीं भी पढ़ा तो रिवोकेबल का मतलब होता है कैंसलेबल। भाई को किधर गारंटी है भाईजान, वो AC चलवा दीजिए जी। कैंसलेबल, रिवोकेबल का मतलब होता है कैंसलेबल। आपने स्टाम्प पर लिख दिया कि मैं अपने बेटे को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं। अच्छा ये रिवोकेबल है कि आप अपनी होश में ही कह दें कि जनाब मैंने कहा तो था लेकिन मैं अब इससे डिनाई करता हूं, मैं अपने बेटे को प्रॉपर्टी नहीं देता। हाँ अगर बेटे को प्रॉपर्टी मिली और बेटे ने फौरन रजिस्ट्री अपने नाम करा ली तो ये रिवोकेबल हो जाएगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये रिवोकेबल हो जाएगा। अगर रिवोकेबल ट्रांसफर हो, आपने बेटे को दुकान दी, दुकान बेटे के नाम ट्रांसफर की, मालिक अभी भी आप हैं, किराया अभी भी आप वसूल कर रहे हैं, तो उस पर टैक्स कौन जमा कराएगा? ट्रांसफररी। जो बाप है उसने बेटे को ट्रांसफर कर भी दिया मगर इसके बावजूद किराया भी वही वसूल कर रहा है और उस पर टैक्स भी वही जमा कराएगा। अलबत्ता अगर बेटे ने रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली है और किराया भी अब बेटा वसूल कर रहा है, यार मेरी बात पिक कर रहे हो? इस केस में ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। द सेड रूल विल नॉट अप्लाई इन केस ट्रांसफर इज इररिवोकेबल।
during the lifetime of the transferee and the transferer derives no direct or indirect benefit from the income. और वो कहता है the said rule will not apply in case transfer is irrevocable during the lifetime of the transferee और ट्रांसफरर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट हासिल नहीं करता। सर जी ये हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, where the property is transferred by the person to his spouse or minor child। अब ये तीसरा पॉइंट, अगर एक बंदे ने अपनी बीवी के नाम प्रॉपर्टी कर दी और बीवी ने बाकायदा उसको उसके एवज पैसे दिए हैं या बीवी के नाम प्रॉपर्टी की है अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो फिर मलकियत ट्रांसफर हो जाएगी और फिर उसके उस दुकान के वाले से या उस प्रॉपर्टी के वाले से जो इनकम टैक्स है वो उसकी बीवी जमा कराएगी। वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड to another person for the benefit of spouse or minor child, the property will be treated as the income of the transferor। आम तौर पे जब बंदा किसी बीवी को या बच्चे के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो समझा जाता है कि वो खुद ही उसका मालिक है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर की ही रहती है। अलबत्ता अगर बीवी ने पैसे दे दिए, एडिक्वेट कंसिडरेशन कर दी और या अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, सर इन दो चीजों के तहत अगर ट्रांसफर की गई है तो याद रखना इस केस में ट्रांसफरर को मालिक नहीं समझा जाएगा या जो इनकम होगी वो ट्रांसफरर की इनकम नहीं समझी जाएगी बल्कि ट्रांसफरी की इनकम समझी जाएगी। सर जी मैंने 3 बातें आपसे कर दी। बात नंबर 1, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है किसी भी बंदे को और एसेट किसकी प्रॉपर्टी रहता है, ट्रांसफरर की प्रॉपर्टी रहेगा, रेंटल इनकम अगर ट्रांसफरर को मिल रही है तो वो उस पर टैक्स देने का मजाज होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये ट्रांसफर रिवोकेबल है तो भी ट्रांसफरर ही इसकी इनकम पे टैक्स देगा। अगर ये ट्रांसफर इरिवोकेबल है तो फिर ट्रांसफरी इस पर टैक्स देगा। अगर बेनिफिट भी ट्रांसफरी ले रहा है और कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, इरिवोकेबल है, ट्रांसफर भी इरिवोकेबल है। और तीसरी बात, अगर शौहर ने अपनी बीवी को या माइनर चाइल्ड के नाम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो याद रखिएगा समझा जाएगा शौहर ही उसका मालिक है और उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम पे टैक्स शौहर ही देगा। अलबत्ता अगर शौहर ने बीवी के नाम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और उसके एवज पैसे लिए, एडिक्वेट कंसिडरेशन समझ आ रही है, पैसे लिए या अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट उसने कोई प्रॉपर्टी दी तो ये फिर बीवी की प्रॉपर्टी समझी जाएगी, शोहर की प्रॉपर्टी नहीं समझ। इस जी भाई अगर वो जो मलकियत है शोहर की है लेकिन उस पे तीसरे बंदे को दी हुई है प्रॉपर्टी और रेंट भी वसूल कर रही है तब भी ओनर ही देगा उस पे टैक्स। मलकियत तीसरे बंदे को दी हुई है, रेंट पे तीसरे बंदे को दी हुई है ना, वो तो जाहिर बात है किसी को भी दे दें। अच्छा तो जो रेंट वसूल करेगा उसी इनकम नहीं नहीं, बीवी को इजाजत दे दी रेंट तुम वसूल करो लेकिन इनकम शोहर की होगी और टैक्स भी शोहर देगा उसके ऊपर, ठीक है। बीवी के केस में अगर बीवी ने पैसे दे के वो प्रॉपर्टी ली है या बीवी ने अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट वो प्रॉपर्टी ली है फिर बीवी उस पर टैक्स अदा करेगी, उसकी इनकम उसके नाम भी हो जाए, जिसके नाम भी हो वही देगा। यस। अब चौथी बात सुनना, बीवी ने पैसे देकर शोहर से प्रॉपर्टी ली है, ऊपर क्या पड़ा है अभी, बीवी ने अगर पैसे देकर शोहर से प्रॉपर्टी ली है तो उस प्रॉपर्टी को बीवी की प्रॉपर्टी समझा जाएगा। लेकिन इस रूल की एक्सेप्शन है, बीवी ने पैसे देकर शोहर से प्रॉपर्टी ली है लेकिन वो पैसे शोहर से ही लिए थे। सच्ची समझ आ रही है, बीवी ने शोहर से पैसे लेकर उसी पैसे की प्रॉपर्टी शोहर से खरीद ली, इस केस में भी प्रॉपर्टी का मालिक शोहर को ही समझा जाएगा और टैक्स शोहर ही जमा कराएगा। ये 4 बातें, एक बार चारों बुलेट्स पढ़ लें, कोई बात नहीं समझ आती तो बताइए मैं दोबारा बता देता हूँ। ये एडिक्वेट कंसीडरेशन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लाइव
माइनर के लिए नहीं है ना, माइनर चाइल्ड के लिए। अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट शादीशुदा खातून की बात हो रही है जिसकी तरफ एडिक्वेट कंसिडरेशन की बात है। एडिक्वेट कंसिडरेशन में भी अदर देन मैरिड डॉटर है, इसके अंदर भी स्टोरी है। अगर एक बाप अपनी 17 साल की बेटी को शादी के मौके पे प्लॉट देता है, उसकी शादी हो गई है, तो क्या समझा जाएगा वो प्लॉट अब उसके बाप का ही है या बेटी का है? भाई माइनर है। मसला ये है कि शादी हो गई है ना, जब मैरिड डॉटर होती है और उसको कोई प्लॉट दे दिया हुआ है तो उसका शोहर कहेगा ना कि ये भाई बड़ी मुश्किल से मुझे मिला। सर समझ आ रही है? इसलिए उसने लिखा हुआ है कि अदर देन मैरिड डॉटर के अलावा, मैरिड डॉटर को जो चीज़ दे दी जाती है वो फिर उस केस में मैरिड डॉटर की ही होगी। स्पाउस नहीं, असल में माइनर चाइल्ड के साथ मैरिड डॉटर लिखा है आगे। हाँ ठीक है। अगर सर मेजर लिख दे वो कंसिडरेशन आ जाए तो फिर भी नहीं जाता है। अगर बच्चे हैं, कनेक्टेड बंदा है और होल्ड ट्रांसफर के पास है तो मालिक ट्रांसफरर ही होता है। यस, मालिक ट्रांसफरर ही समझा जाएगा। अगर होल्ड मालिक के पास है और किराया मालिक ले रहा है, गर्चे उसने ट्रांसफर करी क्यों नहीं दी। अच्छा जनाब, 1 2 3 4 ट्रांसफरर कोई चीज ट्रांसफरी को दे देता है, होल्ड ट्रांसफरर का रहता है, किराया वो वसूल करता रहता है, तो मालिक ट्रांसफरर को समझा जाएगा और वही टैक्स देगा। अगर रिवोकेबल ट्रांसफर की जाए तो भी मालिक ट्रांसफरर को ही समझा जाएगा। अगर इररिवोकेबल ट्रांसफर की जाए और प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदा ट्रांसफरी ले तो फिर मालिक ट्रांसफरर को, और यार मैं ये बातें दोहरा रहा हूं, अब 2 3 बार हो गई है, बहाना कर देना। तीसरी बात ये गई थी कि अगर कोई बंदा अपनी बीवी को कोई प्रॉपर्टी देता है या माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी देता है तो समझा जाएगा असल में उसका मालिक ट्रांसफरर ही है। यस और नो? उसका मालिक ट्रांसफरर ही है। फिर उसके बाद अगली बात ये की थी कि हाँ, अगर पैसों के एवज या अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के एवज जो बीवी के नाम ट्रांसफर की गई है प्रॉपर्टी, उसका मालिक फिर ट्रांसफरर को नहीं समझा जाएगा बल्कि ट्रांसफरी को समझा जाएगा, यानी उसकी बीवी को समझा जाएगा। और आखिर में ये बात कहा है कि अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन पैसे दे के कोई प्रॉपर्टी बीवी ने खरीदी है तो, और वो पैसा बीवी ने शौहर से ही लिया था, तो इस केस में भी मालिक किसको समझा जाएगा? शौहर को, यानी ट्रांसफरर को ही समझा जाएगा। ये सर सारी बात आ गई। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एओपी, अगर एओपी का कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील हो जाए, एओपी में नया पार्टनर आ जाए, पुराना पार्टनर चला जाए, पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तब्दीली हो जाए, तो फिर क्या होगा? जो अकाउंटिंग में पड़ा है बिल्कुल वही होगा। पहले 6 माह 3 पार्टनर थे, अगले 6 माह 4 पार्टनर थे, तो पहले 6 माह का प्रॉफिट 3 पार्टनर्स में तकसीम होगा, आखिरी 6 माह का प्रॉफिट 4 पार्ट। यार मुश्किल बात तो नहीं है, अकाउंटिंग में भी यही पड़ी है ना सर। यही बात एज इट इज यहां पर भी अप्लाई होगी। सर अगर बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया, पार्टनरशिप खत्म कर दी है, तो टैक्स कौन देगा? जिस वक्त पार्टनरशिप खत्म हुई तो जो उसका पार्टनर था वो लायबल होगा कि टैक्स अदा करे। और अगर पार्टनरशिप खत्म हुई है किसी बंदे के फौत होने की वजह से, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे कि वो पार्टनरशिप पर जो टैक्स है उसको अदा करे। 3.2 और 3.3 जल्दी से पढ़ लें। हर पार्टनर अपना अपना टैक्स देगा, जॉइंट असेंबली का कांसेप्ट नहीं लगेगा यहाँ। सर इदारा एक है, इदारा एक है, इदारे ने टैक्स देना है, अपना अपने का क्या मतलब है? जब वो एओपी खत्म हो गया, वो पार्टनर को प्रॉफिट चला गया, एओपी अपना टैक्स अदा करेगी। एओपी खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि अब हर पार्टनर, एओपी अपना टैक्स अदा करेगी। हाँ, एट टाइम्स ऐसा हो जाता है कि एओपी ख़त्म हो गई है और टैक्स अदा नहीं किया गया,
तो फिर एक पार्टनर जो टैक्स अदा करेगा, क्या वो दूसरे पार्टनर से रिकवर कर पाएगा उसका रिलेटिव शेयर? यस, वो तो रूल वही जो हमने बी लॉ में पढ़ा हुआ है वही अप्लाई होगा। सर जी आगे चलते हैं। सक्सेशन टू बिजनेस अदरवाइज देन ऑन डेथ। सर आपको पता है सक्सेशन किसको कहते हैं? जानशीनी को। मैं एक फर्म ज्वाइन किया, 10 साल वहां पे काम किया, जो सीनियर पार्टनर थे अब इस वक्त उनकी उम्र 90 साल हो गई है। अब वो कहते हैं कि बस भाई मैं थक गया हूँ, मैं अब नहीं आऊँगा। अब वो पार्टनरशिप उन्होंने मेरे हवाले कर दी है, मैं उसको चला रहा हूँ। ये सक्सेशन होती है सर। इनहेरिटेंस में पैसा विरासत वारिस को मिलता है, बेटे को मिलता है। सक्सेशन में जो भी आपके बाद अगला उस इदारे को चला रहा होता है उसके हिस्से आ जाती हैं चीज़ें। सर समझ आ रही है? तो भाई सक्सेशन टू बिजनेस अदरवाइज देन ऑन डेथ, वेयर अ पर्सन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन हैज बीन सक्सीडेड इन एनी टैक्स ईयर बट बाय हैज बीन सक्सीडेड इन एनी टैक्स ईयर बाय अदर person otherwise than on the death of the predecessor, the successor continue to carry on that business or profession। वो कहता है अगर कोई पर्सन कैरी ऑन करे बिजनेस और प्रोफेशन जो कि उसको सक्सेशन जानशीनी में मिला है किसी दूसरे बंदे से, उसके मरने की वजह से नहीं, तो ये सक्सेसर वो बिजनेस कंटिन्यू करके रखेगा। और अगली बात वो ये करता है कि हु इज लायबल टू पे टैक्स टिल द ईयर ऑफ सक्सेशन या टिल द सक्सेशन डेट। उस टैक्स के लिए लायबल प्रीडिसेसर होगा। प्रीडिसेसर कौन है? पुराना, पिछला। सक्सेसर कौन है? नया आने वाला, अगला। सर प्रीडिसेसर लायबल होगा कि वो टैक्स को अदा करे in respect of income of the tax year in which the succession took place up to the date of succession and of the tax year or years preceding that year। successor liable होगा कि वो टैक्स को पे करे in respect of the income of the such tax year after the date of succession। predecessor liable होता है कि वो टैक्स को पे करे in respect of the income of the taxpayer in which the succession took place up to the date of succession and of that year or years preceding that year। वो सालियों से पिछले सारे सालों के लिए लायबल प्रीडिसेसर है और डेट ऑफ सक्सेशन के बाद के लिए कौन लायबल है? सक्सेसर। सक्सेसर विल बी लायबल टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ सच टैक्स ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के बाद वो लायबल है। वो जो पुराने बाबा जी थे 90 साल के, वो कहते हैं यार मैं अब जा रहा हूँ इंग्लैंड, जाके अपने कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ। अब पाकिस्तान में यहाँ पे लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं FPR वाले कि भाई वो बंदा किधर गया जिसने सक्सेशन से पहले का सारा टैक्स देना था। वो बाबा जी उनको मिले नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो फिर फर्म में ही आ जाएंगे दोबारा। सक्सेसर से कहेंगे कि भाई जन आप पैसे दे दो, उनसे आप रिकवर कर लेना। यार मेरी बात समझ आई है? सर वेयर द प्रीडिसेसर कैन नॉट बी फाउंड द टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द सक्सेशन took place up to the date of succession and of the tax year or years preceding that shall be that of the successor to the same extent as it would have been that of the predecessor। सर वो कहेंगे ये सारा टैक्स जो कि सक्सेशन की डेट तक था या उससे पहले था, वो सारा सक्सेसर से रिकवर कर लिया जाएगा, उतना ही जितना प्रीडिसेसर से रिकवर किया जाता अगर वो मौजूद होता। तो
ये वाला टैक्स जो सक्सेसर पे कर देगा ये बाद में द अबव टैक्स पेएबल कैन नॉट बी रिकवर फ्रॉम द प्रीडिसेसर। अगर प्रीडिसेसर से रिकवर ना हो पाए तो ये सक्सेसर से रिकवर कर लेंगे, जो बाद में प्रीडिसेसर से रिकवर कर पाएगा वो प्रीडिसेसर से ये टैक्स वापस लेने का मजाज होगा। लो सर, ये डिस्कशन थी हमारी ट्रांसफ़र की, सारी मैंने कर दी। एग्जाम्पल्स तो मैं पहले ही सारी करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इसके साथ मार्क कर लीजिए, ये फुल फ्लैज न्यूमेरिकल है। एक संडे एओपी के नाम होता है जिसमें मैं एओपी के फुल फ्लैज न्यूमेरिकल कराता हूँ। मोस्टली आपकी ईद के बाद जो तीसरा संडे होगा ना उसकी बात करें। पहला संडे सैलरी के नाम होगा, दूसरा संडे एओपी के नाम होगा और दूसरा संडे बिजनेस के नाम होगा और तीसरा संडे जो है वो एओपी के नाम होगा। एओपी के 3 न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल नंबर 1 है ये 1, और एक क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला, और एक क्वेश्चन नंबर 9 है ये वाला। ये 3 न्यूमेरिकल मैं उस संडे के एक लेक्चर में कवर करूंगा, सारे न्यूमेरिकल तीनों खुद करवाऊंगा। ठीक हो गया भैया? तो 2 बातें हो गई, एक ये बात कि आपको पता चल गया कि अभी नहीं करना, दूसरी ये बात कि ईद के बाद माइंड बना के आइएगा, ईद के बाद के जो 40 दिन हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें आप ईद अब भरपूर जो एंजॉय करना है, जो आपने घूमना फिरना घूम फिर के आए और सोच के आए कि अब ईद के बाद से पेपर तक आपने 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना, और जब तक ईद के लिए नहीं जाते इस टाइम को भी कीमती करदाने, और इस टाइम में कम से कम जितना एरिया रोज़ का रोज़ रूटीन में हो रहा है उसको ज़रूर कवर करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया फुल फ्लैज न्यूमेरिकल है। 2 की बात करते हैं तो वो कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डर स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस। रूल्स लिखे और स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सर ये वाले रूल्स चैप्टर नंबर 11 में आपको बताए थे। चैप्टर नंबर 11 के 2 हिस्से जो हैं वो मैंने स्किप कराए हुए थे और कहा था कि चैप्टर 12 के साथ कराऊंगा, याद है? सर निकाल लीजिए वो। एओपी में लॉस आ जाए तो वही इंडिविजुअल वाले रूल अप्लाई होते हैं। एओपी का प्रॉफिट जो है उस पर टैक्स लगता है, और एओपी पर अगर लॉस आ जाए तो वो लॉस कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है। मेंबर ऑफ सर एओपी का लॉस मेंबर ऑफ एओपी की इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होता, ना ही रेट पर्पसेस के लिए कंसीडर करते हैं। तीसरी बात, पर्सन हु हैज सक्सीडेड इन बिजनेस, जो पर्सन जिसको जानशीनी के तौर पे बिजनेस मिला है अदर देन इनहेरिटेंस, वो एंटाइटल्ड नहीं होगा कि प्रीडिसेसर के लॉसेस को एडजस्ट करे। प्रीडिसेसर के दौर में लॉस हुआ, सक्सेसर आया तो गेन आ गया, प्रीडिसेसर का लॉस सक्सेसर के गेन के साथ एडजस्ट होगा? द आंसर इज नो, नहीं एडजस्ट होगा। अगर लॉस डेप्रिसिएशन, ये तो बात आपको पहले ही पता है, बहरहाल डेप्रिसिएशन, इनिशियल लॉस और अमोर्टाइजेशन के हवाले से जो लॉस होगा वो ऐड बैक कर दिया जाएगा और अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरिड फॉरवर्ड होगा, ये आपको बात पहले ही पता है। बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन लॉस और कैपिटल लॉस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा अनलेस जो लॉ है। सर आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन और बिजनेस का लॉस ही कैरिड फॉरवर्ड होता है, उसके अलावा कोई और लॉस कैरिड फॉरवर्ड होता ही नहीं है। एओपी में वही सारे असूल वैसे ही लागू होनी है जैसे आपने इंडिविजुअल में पढ़े हैं, बस उसने ये बात ज़रा लिख दी कि जी जब तक ऑर्डिनेंस ना गए तब तक लॉस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा बिजनेस, स्पेकुलेशन और कैपिटल लॉस का,
और हमने आपको पहले ही बता दिया कि जनाब ये लॉस आ जाए तो ये कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा और अपने ही हेड के साथ एडजस्ट होगा और पुराना लॉस पहले एडजस्ट होगा। तो ये सारी लिमिटेशन ऑन सेट ऑफ एंड कैरेट फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के हवाले से डिस्कशन थी। इसके बाद मैंने कैपिटल की, जी भाई, बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, कैपिटल लॉस, कैरेट फॉरवर्ड नहीं होगा सिवाय उसके कि जो लॉ ने कहा है। और लॉ ने क्या कहा है वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि ये कैरेट फॉरवर्ड हो सकते हैं और 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड होंगे, और अगर डेप्रिसिएशन वगैरह का लॉस होगा तो अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरेट। बिल्कुल इंडिविजुअल वाली बात है। सर जी मिसलेनियस प्रोविजन वाली बात पढ़ाते हुए मैंने आपको कहा था कि ये मैं एओपी के साथ पढ़ाऊंगा, जरा इसको भी डिस्कस कर लीजिए। Where the tax credit are allowed to member of AOP who is chargeable to tax, the amount of taxable income shall include the share of person in the profit of AOP। अगर tax credit allowed to member of AOP who is chargeable to tax, then the amount of taxable income shall include the share of person। अगर टैक्स क्रेडिट एओपी के मेंबर को अलाउ हो जाए तो द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा शेयर ऑफ पर्सन इन द प्रॉफिट ऑफ एओपी एंड द टैक्स पेबल शैल बी द अमाउंट पेबल ऑन द टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर इन द एओपी। सर जी आसान अल्फाज में ये कि टैक्स क्रेडिट एओपी के मेंबर को अलाउ हो जाए तो वो एओपी की लायबिलिटी में से एडजस्ट हो जाएगा, वो एओपी की लायबिलिटी में से एडजस्ट हो जाएगा। अलबत्ता अगर टैक्स क्रेडिट एडजस्ट ना हो सके, सर ये वाली बात ज्यादा है मैं जो अब बताने लगा हूं, अगर टैक्स क्रेडिट एडजस्ट ना हो सके तो जो एक्सेस टैक्स क्रेडिट है उसको क्या, उसका कोई रिफंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैरेट फॉरवर्ड या कैरेट बैकवर्ड होगा? नहीं होगा। अगर मेंबर ऑफ एओपी का टैक्स क्रेडिट एक्सेस मिल जाए तो वो एओपी की लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो सकता है। द आंसर इज यस। ये एक अनयूजुअल बात है। एक एओपी है, उसके 3 मेंबर है। एओपी की लायबिलिटी है 100 रुपए की। इसका जो एक मेंबर है ना बी, इसका टैक्स क्रेडिट है 10 रुपए का। क्या ये वाला टैक्स क्रेडिट एओपी की लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो सकता है? द आंसर इज यस। अगर मेंबर ऑफ एन एओपी अप्लाई ना कर सके टैक्स क्रेडिट को तो ये टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड बाय एओपी, द टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड बाय द एओपी ऑफ विच ही इज अ मेंबर। मेंबर का टैक्स क्रेडिट था वो एओपी क्लेम कर सकती है, यानी एओपी की लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो सकता है। अगर आप ये करना चाहते हैं कि मेंबर का टैक्स क्रेडिट एओपी की लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो तो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ मेंबर और एओपी आपको जमा करानी पड़ेगी एफपीआर को। ऊपर वाले पॉइंट में क्या, ये वाला पहला पॉइंट है सर, वो ये कह रहा है कि टैक्स क्रेडिट अलाउड होता है मेंबर ऑफ द एओपी हु इज चार्जेबल टू टैक्स एंड द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम शैल इंक्लूड द शेयर ऑफ पर्सन। ये दूसरी बात कर रहा है। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि आपने एओपी का टैक्स क्रेडिट, एओपी के मेंबर को जो टैक्स क्रेडिट है वो कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि आप अगर एओपी का शेयर मिल रहा है किसी मेंबर को तो आपने टैक्स क्रेडिट के लिए, मैंने आपको एक रूल बताया था, टैक्स क्रेडिट के लिए वही रेट अप्लाई होता है जिस रेट पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। यही बात बताई थी। और हमने जब मेंबर ऑफ एओपी को टैक्स क्रेडिट मिला है तो कैसे कैलकुलेट किया था, ए ओवर बी इंटू सी। तो ए क्या था, टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पसेस, बी क्या था, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पसेस, और सी क्या था,
एक्चुअल टैक्सेबल इनकम यही था ना सर। अच्छा, जब हमने यहां से एक्चुअल लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली थी और ऊपर टैक्सेबल इनकम आ गई थी, तो हमने कहा टैक्स क्रेडिट जब हमने मेंबर का कैलकुलेट करना है ना, तो हमने ए ओवर बी वाला रूल लगाना है। ए क्या है, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, और बी क्या है, टैक्सेबल इनकम। गौर कीजिए, इसके तहत ही किया, बिल्कुल इसके तहत किया। इसका न्यूमेरिकली ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट आए। उसने कहा ये कि अगर आपने टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ है किसी मेंबर को, तो उस पर रेट कौन सा अप्लाई होगा, वो कहता है टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, ये वाला रेट अप्लाई होगा। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, ये वाला रेट अप्लाई होगा। मैं आपको इसके अंदर एक बात ज्यादा ट्रिकी छुपी हुई है, जिस डिस्कशन में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, उसका नतीजा यही है जो मैंने आपको बता दिया। आप उसके नतीजे को पिक करें, वो ज्यादा आसान है। या कहते हैं तो फिर मैं बता देता हूं, सुन लें सर जी। असल में टैक्स लायबिलिटी फॉर, अब सुनना ये बात, अब आपने कही है कि बता दें तो मैं बता रहा हूं, वरना आमतौर पे मैं इसको सिंपल ये बता देता हूं, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। असल बात यह है मैंने आपसे एक बात की थी, हमने कहा था जब हम कैलकुलेशन करते हैं, अब मैं बहुत स्पीड से ये सवाल दोबारा करने जा रहा हूँ एक पॉइंट समझाने के लिए, जिसका कंक्लूजन वही है जो पहले बता चुका हूँ, मगर आपकी ख्वाहिश है कि नहीं सर हमें वो अंदर वाली बात बताएं। सुने, वैसे तो आपने जितनी आज तक तैयारी की हुई है, आपको बाहर वाली बात भी पूरी ना बताई दे तो खैर है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। सर, इनकम फ्रॉम बिजनेस 7 लाख, सैलरी की इनकम 2.5 लाख, ज़कात पे की है 3,000 रुपये की, आ गया 9,47,000। यस और नो? यार हूं हाँ ना करना जरा। अच्छा, शेयर ऑफ एओपी कितना था? टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस कितनी थी? टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस 13,47,000 थी। सॉरी, टैक्सेबल टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस, टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस 13,47,000 थी। टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस कितनी थी? जल्दी से बता दें जी भाई। 85725। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी थी? 60268। भैया यहां तक मैं सारी बात कल करवा चुका हूं, जो नया पॉइंट है सिर्फ वो समझाने लगा हूं। मैंने आपको कहा कि टैक्स क्रेडिट निकालना है तो कैसे निकालना है? ए ओवर बी इंटू सी। What is A? 60268. What is B? 947,000. A over B और C क्या था? डोनेशन दी हुई थी, तो डोनेशन का 30% लिया था, वो कम ज्यादा आया था तो हमने 20,000। यार यही किया था ना। अब मेरी बात सुनना बड़ी ध्यान से, आप जरा एक बार एक काम करें, 85725 ये टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस और ये टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस निकालें 1347000। सर ये कितना बनता है, कितने % बनता है जी?
भाईजान निकाल लो 6 पॉइंट सर जरा 60268 डिवाइडेड बाय 947,000 करना। अब गौर करो, जितने परसेंट टैक्स रेट होता है उतने परसेंट टैक्स क्रेडिट मिलता है। यार मेरी बात समझ आ रही है? अब मैंने आपको आसानी के लिए ये दोनों फिगर्स किए हैं, और अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप टैक्स कैलकुलेट करें तो पता है कैसे करें, टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस और टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस के हिसाब से करें, इन दोनों वैल्यूज को ले, आंसर तब भी सेम आएगा। तो यार मेरी बात पिक कर रहे हो? असल गेम ये है कि आंसर सेम आता है। चूंकि क्यों सेम आता है यार, मैंने ये वाला जो रेट कैलकुलेट किया है उसी रेट पर तो मैंने ये निकाला है, यार आंसर तो सेम आना ही है। मेरी बात लॉजिकली समझ रहे हो? अब जो असल गेम है ना इसके अंदर वो ये है, उसने जितने परसेंट टैक्स रेट होता है उतने परसेंट टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये बात अब प्रूव हो गई है, समझ आ गई? यस और नो? अब अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि टैक्स क्रेडिट निकालना हो तो इनकम भी टोटल लेना जिसमें टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट दोनों शामिल हो, और लायबिलिटी भी टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट से जो लायबिलिटी निकले वो वाली लायबिलिटी लेना, तो उसका रेट और इसका रेट सेम आएगा। यस और नो? सर जी इस टोटल इनकम के अंदर एग्जाम्प्ट इनकम शामिल है? यस और नो? इस लायबिलिटी जो कैलकुलेट की है जिस अमाउंट पे उसमें एग्जाम्प्ट इनकम शामिल है, ये असल बात है। वो ये कह रहा है, असल में इस लाइन में वो आपको बता रहा था कि कैलकुलेशन का तरीका क्या है। आ जाओ वापस उसी पॉइंट की तरफ। उसने आपको कहा जब आप इंडिविजुअल का टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करो, जब आप इंडिविजुअल का टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करो एज मेंबर ऑफ एओपी, आप इंडिविजुअल हो, मेंबर ऑफ एओपी और टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने लगे हो, तो जो टैक्स रेट लो उसमें इनकम के अंदर भी एग्जेम्प्ट शामिल करो, और जो लायबिलिटी कैलकुलेट करो तो उस अमाउंट पे करो जिसमें टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों शामिल है। यानी आसान अल्फाज में रेट 6.36 ही आना है, चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो। मैंने आपको स्मार्ट और छोटा तरीका बताया, आपने इसी से ही करना। भैया मेरी बात समझ आ गई है? लो सर ये असल बात है, वो आसान सारी बात का कंक्लूजन बताने लगा हूं। अगर ये बात बहुत ज्यादा लॉजिकली समझ नहीं भी आई तो भी सिंपल बात ये है कि आपने जब टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है तो टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम की फिगर लेनी है, इससे रेट निकलेगा मल्टीप्लाई बाय ए ओवर बी। आपने क्या लेना है? टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम, और सी क्या लेना है? लोअर ऑफ जो भी रिक्वायरमेंट। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? ये बात इसने पहले में कही। हाँ तीसरी बात इंपॉर्टेंट थी, और तीसरी बात उसने ये कही है कि एओपी मेंबर का अगर टैक्स क्रेडिट हो वो एओपी की लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो सकता है। मेंबर का टैक्स क्रेडिट एओपी की लायबिलिटी के साथ एडजस्टेबल होता है। शर्त क्या है? जिस वक्त रिटर्न फाइल करेंगे तो आपने रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी और मेंबर की और एओपी की जब रिटर्न फाइल हो रही होगी उस वक्त आपने साथ कॉपी ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट भी जमा करवाना है। सर ये 3 बातें थी, मैंने ये भी बता दी।
नो सर, आज आगे चलना है, अब अगला क्या काम करना है? सर 5वां क्वेश्चन कराने लगा, उसके बाद मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया। तीसरा क्वेश्चन लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड है। चौथा क्वेश्चन नहीं कराया। 5वां क्वेश्चन भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड है। छठा क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुका हूं। 7वां और 8वां 2 सवाल रह गए हैं, आज हम वो कर लेते हैं। सर जी, लिबास एंड कंपनी is an AOP with 3 members, Sabah, Junaid and Akram, sharing profit and losses in the ratio of 1:1:2. सबा, जुनेद और अकरम है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी उसने दे दिया है। ड्यूरिंग द ईयर एओपी ने पैसे कितने कमाए हैं? 8.5 मिलियन। और इसके अलावा एओपी ने स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग भी की है। XOK लिमिटेड के शेयर्स थे जो 1 अक्टूबर को खरीदे थे 2 लाख शेयर 200 के हिसाब से, 29 जून को बेचे हैं 225 के हिसाब से, यानी 25 रुपए का फायदा हुआ। पीबीबी के शेयर 55 खरीदे थे 18 अगस्त 2017 को, और फिर 10 जनवरी 2018 को खरीदे थे 1 लाख के हिसाब से। 1 लाख शेयर खरीदे थे 150 के हिसाब से। ये शेयर भी टैक्स ईयर 2020 में बेचे हैं 1,180,000 के हिसाब से। OOI लिमिटेड 15 फरवरी 2020 को 150 शेयर बेचे थे, 1.5 लाख शेयर बेचे थे 86 के हिसाब से खरीदे थे, और बेचे कितने के हैं? 1,78,000 के हिसाब से बेचे। वो कहता है नोट ए में, वो कहता है सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ दीज शेयर्स was credited to the AOP's bank account on 2 जुलाई 2020 due to shortage of funds for making the purchase. AOP borrowed 5 million in cash from Imran, who is in the business of lending money at 15% per annum. पहली बात है कि नोट ए में 29 जून को शेयर उसने बेचे हैं, पैसे उसको जाके 2 जुलाई में मिले हैं। क्या सेल हो गई है या नहीं हुई? सर कैपिटल गेन है, एक्रूअल बेस पर टैक्स होता है। पैसे मिले या नहीं मिले, शेयर बेच दिया तो इनकम रिकॉर्ड करके टैक्स कर देंगे। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? लो सर, ये बात ज़हन में रखनी थी। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड फॉर मेकिंग द परचेज, एओपी ने बोरो किया 5, ये बोरो किया कैश में। सर कैश में बोरो करने की तो इजाज़त नहीं थी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऐड में टैक्स हो जाएगा। अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सबा क्या है? ड्यूरिंग द ईयर शी अर्नड 1.5 मिलियन बाय वर्किंग एज ए फ्रीलांस फोटोग्राफर। ऑन 1 अप्रैल 2020
सबा रिसीव्ड सर जी सबा के बारे में इंफॉर्मेशन है, 15 लाख उसने फोटोग्राफिंग से कमा लिया और 11 लाख रुपए उसने रिसीव किया है जफर से फुल सेटलमेंट ऑफ लोन के हवाले से। वो कहता है अंडर द प्रोविजन कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, एओपी की भी और सबा की भी। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम वर्किंग शुरू करते हैं एओपी की। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है? 8.5 मिलियन। यार इतना ही है ना सर? कैपिटल गेन कितना है? ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। जरा एक काम करते हैं, कैपिटल गेन को यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर सर कैपिटल गेन को यहां कैलकुलेट करते हैं। XOK, इसके शेयर्स बेचे कितने के थे? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 225 के। भाई बताइएगा सर बेचे कितने के थे? 45 मिलियन के। और खरीदे कितने के थे? 40 मिलियन के। कितने का गेन हो गया? 5 मिलियन का गेन हो गया सर। दूसरा आ गया PBB। ये शेयर कितने के बेचे थे? सेल प्रोसीड क्या थी सर? 1 लाख शेयर्स थे, 18 के हिसाब से आ गया 180 के हिसाब से आ गया 18 मिलियन। कॉस्ट कितनी आ गई? सर जी अब सवाल ये है कि लाख खरीदे थे 180 के, तो लाख बेच देंगे 150 के हिसाब से। ऐसे ही करूं सर? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस पर करना है, ऐसा नहीं करना, ये गलत है सर। पहले 55,000 शेयर्स जाएंगे जो 145 के खरीदे थे, और फिर 45,000 शेयर्स जाएंगे जो 150 के खरीदे थे। टोटल करके बताइए कितना बन रहा? 1472,500 सर ये लेस कर देंगे। सेल प्रोसीड में से कॉस्ट लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3275। सर जी तीसरा क्या आ गया? OOI। सर जी कितने के शेयर बेचे थे? सेल प्रोसीड बताइएगा। 1 लाख थे? 1,50,000 शेयर थे 78 के हिसाब से। जी भाई 1172
और सर कॉस्ट क्या थी 150 मल्टीप्लाई बाय 86। ये तो उल्टा क्या आ गया है, कितने का? सर मेरा आपसे एक सवाल है, OOI में जो लॉस आया है क्या वो ऊपर के गेन के साथ एडजस्ट होगा या नहीं? सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ एडजस्ट होता है सर, ये एडजस्टेबल हो जाएगा और नेट कैपिटल गेन आ जाएगा जी, बताइएगा। ABC, A प्लस B प्लस C, जी भाई। भाईजान सिर्फ कैलकुलेटर से टोटल करना है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मुझे बता दें। A प्लस B प्लस C, जी यही बन रहा है यार, आप टोटल नहीं कर सकते यार। सर जी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया 8.5 मिलियन। सर ये कैपिटल गेन की सारी वर्किंग मैंने कर दी है। सर जी उसके अलावा सर ये देखो उसने लिखा हुआ है कि उसके पास पैसे कम पड़ गए तो उसने लोन ले लिया, जो लोन लिया है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, यस और नो? भैयान लोन लिया है, इसको मिला है, कैश में मिला है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। लोन पे जो एक्सपेंस हुआ वो चैप्टर 10 सर हमने लोन वसूल किया है, हमने लोन वसूल किया, फिर पढ़ लें। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड AOP ने बोरो किया है 5 मिलियन इमरान से, किस तरह? सर जी कैश में। आपको मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ाया था सर, अगर आपको लोन मिल जाए या एडवांस हो या डिपॉजिट ऑफ इश्यूज ऑफ शेयर हो या गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव हो, तो स्टेप नंबर 1 ये देखते हैं बैंक से मिला है, बैंक से ना मिला तो स्टेप नंबर 2 से देखते हैं क्रॉस चेक के जरिए मिला है, कैश से मिला है या अदर बैंकिंग चैनल है, उसमें लिखा हुआ था कैश से मिले तो टैक्सेबल होता है अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी समझ आ गई है, यस और नो? सर जी इसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल इनकम बन जाएगा, जी बताइएगा। 20 मिलियन 57,500 लाख 5,000 इतना ही बन रहा है सर। सेपरेट ब्लॉक आइटम कौन सी है? कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक आइटम है 7075000, ये लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 13.5 मिलियन। ये क्या आ गया? उसने आपसे कहा ही है कि टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी बताएं, निकालें जरा टैक्स लायबिलिटी। अब लायबिलिटी निकाल, सारे बच्चे निकालें यार। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं करना तो घर चले जाओ, फिर यार अपना टाइम क्यों जाया कर रहे हो? बिल्कुल ठंडी ग्लास बैठी कि जो सर ने करना कर ले, हमने पैसे दिए हुए। नहीं निकल रहा टैक्स लायबिलिटी का AOP है, सफा नंबर 50 पे ऊपर वाला टेबल देखेंगे,
13.5 मिलियन सबसे आखिरी स्लैब लगेगा। शुरू कहां से हो रहा है? 13,30,000 प्लस 6 मिलियन से जो ऊपर होगा उस पर 35% है। सही है? जरा कैलकुलेट करके बताएं क्या अमाउंट बन रही है? 3955,000। सर ये टैक्स लायबिलिटी है एनटीआर की। अभी सेपरेट ब्लॉक आइटम भी है, शेयर्स बेची हैं इसने। सर टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम जी बताइएगा। सर जी टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम बताइएगा। सर जी आपको स्टेप ये देखना है कि कितने पैसे कमाए। 7075 होल्डिंग पीरियड। सर सारे केसेस में मोर देन 1 ईयर है, सारे केसेस में मोर देन 1 ईयर है। बस लॉस के केस में लेस देन 1 ईयर था, वो तो कंसिडर ही नहीं होना था। सर जी 12.5% रेट लगेगा। 7075,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5%। जी भाई 9988 है सर जी 4375। टोटल करके बताइए टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है? $4,839,375। ये आपकी आ गई टैक्स लायबिलिटी किसकी? एओपी की। सर अभी आधा सवाल हुआ है, एओपी की टैक्स लायबिलिटी निकाली है। अभी एक पार्ट रहता है पूरा जिसमें हमने सभा की वर्किंग करनी है। सर जी जरा बताइएगा, सभा के केस में उसने 2 इंफॉर्मेशन दी है। फ्री लांसिंग किस हेड में लिख दूं? सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दूं? सर जी 15 लाख फ्री लांसिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दी है। और दूसरे नंबर पे अब ये वाला पॉइंट बड़ा ट्रिकी है। सभा ने रिसीव किए 1 अप्रैल 2020 में 11 लाख रुपए एज फाइनल सेटलमेंट। लोन प्रोवाइड किया गया था 1 अप्रैल 2019 को, यानी एग्जैक्टली 1 साल पहले लोन दिया था इसने, जो अब इसको वापस मिला है 11 लाख रुपया 10% जमा करके। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो ये 11 लाख ये 10% जमा करके मिला है, तो इसका मतलब डिवाइड बाय 1.1 करेंगे तो ये आ जाएगा। ये क्या आ गया? सर असल में इसने लोन इतना दिया था और इंटरेस्ट कितना था? 1 लाख। सर ये 1 लाख का इंटरेस्ट है, इस पे उसने कुछ बताया टैक्स काटा है कि नहीं काटा? अगर इसने कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब समझते हो नहीं काटा। ये क्या हो जाएगा? एनटीआर। सर जी ये 1 लाख रुपया भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्स होगा। प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, पता है ना? सर जी 16 लाख रुपए हो गया। सर जी 16 लाख रुपए हो गया। शेयर ऑफ एओपी बताइए। एओपी जितनी एनटीआर इनकम है उसी का ही शेयर निकलना है। 1350000 इसका मल्टीप्लाई बाय 1/4। यार 1/4 शेयर था ना सभा का। जी बताइएगा। 337500। सर जी यहां पर लिखें टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस 4975। टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस आ गया 4975। सर टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस जी बताइएगा।
टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पज, सफा नंबर 50, ऊपर वाला टेबल देखना है, इंडिविजुअल नॉन सैलरीड है ये। टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पज, जी भाई। सॉरी, 996875, प्लीज कंफर्म कीजिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गया, शेयर ऑफ एओपी आ गया, टोटल इनकम फॉर रेट पर्पज आ गया, तो टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पज आ गया, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जी 996875 डिवाइडेड बाय 4975,000 ए ओवर बी इंटू सी। सी क्या होगा? 16 लाख। जी भाई बताइएगा। 320603। सर ये इस तरह से करना था सर। नजर नहीं आ रहा? एक मिनट ठहरो यार। ले सर, सर जी कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। कौन सी भैया? ऊपर वाले पार्ट को देख, आप वो व्यू करना चाह रहे हैं ऊपर वाला इस? सर वो तो मैं पीडीएफ अभी शेयर कराऊंगा आपको पूरी। क्या नाम है भाई? इसकी पीडीएफ शेयर होनी है सर। सर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। नहीं आई क्या? भाईजान इसकी पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। कोई सवाल पूछना था ना पूछ लिया। आज के लिए इतना ही था। एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा या कल वो वाला सवाल ही करा दूंगा। बहरहाल आप लोगों को मैं बड़ा साफ बता रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का गैप बढ़ता जा रहा है और एक टाइम आएगा कि जब आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही होगी, ऊपर से गुजरा होगा सारा। वो गैप बढ़ता जा रहा है, आप लोग पढ़ नहीं रहे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।